हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करवाएंगे। इसमें कुल 21 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और आज हम 10वें नंबर सेट का प्रैक्टिस करवाएंगे। इससे पहले मैं 9 सेट का प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। यह एएनएम की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और जैसा कि आप सबको पता है कि एएनएम की परीक्षा अगले ही महीने 3 पारियों में निर्धारित की गई है, 5 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी को। तो समय बहुत कम बचा है, इसलिए बिना देरी किए हुए आप लोग परीक्षा की तैयारी में जोर शोर से लग जाइए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम प्रैक्टिस सेट 10 का प्रश्न नंबर 1 से। तो जैसे जैसे हम लोग प्रश्न का उत्तर बताएंगे वैसे वैसे आप लोग भी कमेंट में आंसर लिखते जाइएगा। क्या क्या आंसर होगा तो आप लोग को भी कमेंट में लिखते जाना है। तो चलिए पहला प्रश्न है, फॉर्म, क्रीम और जेली गर्भ निरोधक की कौन सी विधि है? फॉर्म, क्रीम और जेली गर्भ निरोधक की कौन सी विधि है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक विधि है। अगला प्रश्न है, परिवार नियोजन के उद्देश्य निम्नलिखित सभी हैं सिवाय किसको छोड़कर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भधारण के बीच अंतराल को कम करने के लिए, इसको छोड़कर बाकी वांछित जन्मों को लाने के लिए, परिवार में बच्चों की संख्या को विनियमित करने के लिए, अवांछित जन्मों से बचने के लिए। यह तीनों जो है यह तीनों परिवार नियोजन के उद्देश्य से हैं, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी को छोड़कर। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक की एक टर्मिनल विधि है? निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक की एक टर्मिनल विधि है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वासेक्टोमी। अगला प्रश्न है, महिलाओं को अवांछित गर्भधारण से बचने में मदद करने के लिए निवारक उपाय को निम्न कहा जाता है। महिलाओं को अवांछित गर्भधारण से बचने में मदद करने के लिए निवारक उपाय को निम्न कहा जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गर्भ निरोधक तरीके कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जब दस्त 14 दिनों से अधिक समय तक रहता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे लगातार दस्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम एनसीडीसी के परजीवी रोगों के विभाग के लिए लागू किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिनी कृमि उन्मूलन कार्यक्रम। गिनी कृमि उन्मूलन कार्यक्रम जो है यह एनसीडीसी के परजीवी रोगों के विभाग के लिए लागू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह तार्किक तर्कसंगत निर्णय लेने और यह तय करने की क्षमता है कि दिया गया कार्य सही है या गलत। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्णय। अगला प्रश्न है, इसमें ध्वनिक रूप से संप्रेषित ध्वनि पैटर्न के विपरीत अर्थ को व्यक्त करने के लिए मैनुअल संचार और बॉडी लैंग्वेज का उपयोग शामिल है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सांकेतिक भाषा। अगला है, छोटे समूह संचार की तुलना में संगठनात्मक संचार का अनूठा लाभ यह है कि संचार भूमिकाएं अधिक औपचारिक होती है। छोटे समूह संचार की तुलना में संगठनात्मक संचार का अनूठा लाभ यह है कि संचार भूमिकाएं अधिक औपचारिक होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्स इस बात से अवगत है कि गर्भावस्था के अनुकूलन में श्रोणि क्षेत्र में रक्त की आपूर्ति बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप योनि मुकोसा के बैंगनी रंग का मलिनीकरण होता है, जिसे किसके रूप में जाना जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चैडविक संकेत। नर्स इस बात से अवगत है कि गर्भावस्था के अनुकूलन में श्रोणि क्षेत्र में रक्त की आपूर्ति बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप योनि मुकोसा के बैंगनी रंग का मलिनीकरण होता है, जिसे क्या कहेंगे? चैडविक संकेत कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे,
सुमन पहल किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? सुमन पहल किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, विश्व में टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल के अंतिम सप्ताह में विश्व में टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि सिगरेट कैसे फेफड़ों के कैंसर का कारण बनती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिगरेट के धुएं में रासायनिक कार्सिनोजेंस होते हैं। सिगरेट के धुएं में रासायनिक कार्सिनोजेंस होते हैं, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संचार प्रक्रिया में शोर संचार के किस प्रकार के अवरोधों से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फिजिकल। संचार प्रक्रिया में शोर संचार के फिजिकल प्रकार के अवरोधों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, प्रेषक के संदेश पर प्राप्त प्रतिक्रिया को कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिपुष्टि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, व्यक्तिपरक और विषयपरक मरीज जानकारी का संग्रह जिस पर देखभाल की योजना को आधार बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आकलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। व्यक्तिपरक और विषयपरक मरीज जानकारी का संग्रह जिस पर देखभाल की योजना को आधार बनाया जाता है उसे आकलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चयनित स्थिति में चयनित नर्सिंग कार्य को करने के लिए एक सक्षम व्यक्ति को अधिकार या जिम्मेदारी हस्तांतरित करना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिनिधान कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक तकनीक जो अंतर्निहित क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ध्वनि और कंपन उत्पन्न करती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे परकशन कहा जाता है। एक तकनीक जो अंतर्निहित क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ध्वनि और कंपन उत्पन्न करती है उसे परकशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मरीज का स्वास्थ्य इतिहास और शारीरिक परीक्षण नर्स को प्राथमिक रूप से किसके लिए जानकारी प्रदान करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नर्सिंग निदान और सहयोगी समस्याओं की पहचान करने के लिए जानकारी प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विशेष निदान या स्वास्थ्य स्थिति वाले मरीजों के लिए एक विशिष्ट समय अवधि के दौरान देखभाल और वांछित परिणामों को निर्दिष्ट करने वाली इंटरप्रोफेशनल देखभाल योजनाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नैदानिक मार्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा दर्द के संकेतों को परिधि से रीढ़ की हड्डी और फिर मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसमिशन कहलाती है। अगला प्रश्न है, एक अस्पताल या अन्य स्वास्थ्य देखभाल सुविधा में देखभाल की प्रक्रिया के दौरान एक मरीज में होने वाला संक्रमण जो प्रवेश के समय मौजूद या विकसित नहीं हुआ था उसे क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े संक्रमण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और जो लोग भी चैनल पे नए जुड़े हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारा वीडियो आप लोग को सही समय पे उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगला प्रश्न है, संक्रमण नियंत्रण ऑडिट और निगरानी गतिविधियों में किसे शामिल किया जाना चाहिए? संक्रमण नियंत्रण ऑडिट और निगरानी गतिविधियों में किसे शामिल किया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सभी स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारी को शामिल किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ऐसी स्थिति जिसमें संक्रमण के प्रारंभिक स्थल से परे शरीर के क्षेत्रों में संक्रमण फैल गया है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी,
फैला हुआ संक्रमण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 4 कैलोरी पर ग्राम प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब पोषण एक ट्यूब या कैथेटर के माध्यम से मौखिक गुहा के बाहर के जीआई ट्रैक्ट में पहुंचाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आंत पोषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आहार में आवश्यक फैटी एसिड की कमी रूखी और शुष्क त्वचा से जुड़ी होती है, जिसे किसके रूप में जाना जाता है? तो जिसे फ्रेनोडर्मा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, विटामिन डी के पोषक रूप से महत्वपूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कैल्सीफेरॉल और कोलेकैल्सीफेरॉल। विटामिन डी के पोषक रूप से महत्वपूर्ण रूप है कैल्सीफेरॉल और कोलेकैल्सीफेरॉल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राइबोफ्लेविन की कमी से जुड़ा सबसे आम घाव है। राइबोफ्लेविन की कमी से जुड़ा सबसे आम घाव कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंगुलर स्टोमाटिस। एंगुलर स्टोमाटाइटिस इसका सही उत्तर हो जाएगा। राइबोफ्लेविन की कमी से जुड़ा सबसे आम घाव एंगुलर स्टोमाटाइटिस है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में कितने मिलीग्राम आयरन होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 3.34 मिलीग्राम आयरन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि में अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार के कार्य होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय। अग्नाशय में अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार के कार्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उन मरीजों में किया जाता है जिसमें अधिवृक्क ग्रंथियों के हाइपर फंक्शनिंग या हाइपोफंक्शनिंग होने का संदेह होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सीरम कोर्टिसोल परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गैस्ट्राइटिस के लिए सबसे अच्छा एंटासिड है? निम्नलिखित में से कौन गैस्ट्राइटिस के लिए सबसे अच्छा एंटी एसिड है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैस्ट्रिक सर्जरी के बाद संभावित तत्काल जटिलताएं निम्नलिखित को छोड़कर सभी है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एनीमिया को छोड़कर हेमरेज, गैस्ट्रिक बढ़ाव और सचर लाइन का विघटन तीनों जो है गैस्ट्रिक सर्जरी के बाद संभावित तत्काल जटिलताएं हैं, सिर्फ एनीमिया को छोड़कर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पूर्व संचालन शिक्षा के लाभ निम्नलिखित को छोड़कर सभी हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दर्द अनुभूति में वृद्धि को छोड़कर बाकी प्रक्रिया के बारे में बढ़ी जागरूकता, निदान प्रक्रिया के बारे में ज्ञान, बढ़ा हुआ सहयोग, यह तीनों पूर्व संचालन शिक्षा के लाभ में है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर। आगे देखेंगे, निर्धारित 50 मिलीग्राम अमोक्सिसिलिन 125 मिलीग्राम 5 मिलीलीटर में दी जाती है, तो आप कितना मिलीलीटर प्रसारित करेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 मिलीलीटर प्रसारित करेंगे। अगला प्रश्न है, बेहोश शिशुओं की प्रतिक्रिया की जांच के लिए निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? बेहोश शिशुओं की प्रतिक्रिया की जांच के लिए निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बच्चे को हिलाना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है, बैंडेजिंग के बाद सर्कुलेशन खराब होने का संकेत क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्रमुख सिराओं वाली नीली त्वचा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन हाइपोवोलेमिक नाइट्रेमिया का वर्णन करता है? निम्न में से कौन हाइपोवोलेमिक नाइट्रेमिया का वर्णन करता है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर का कुल पानी और सोडियम की मात्रा कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, जब विश्वास को बढ़ावा देने वाले अनुभवों में अभाव या कमी होती है, या जब एक शिशु में बेसिक असंगत या अपर्याप्त रूप से मिलते हैं, तो इसका परिणाम किस मनोसामाजिक विकास में होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अविश्वास। जब विश्वास को बढ़ावा देने वाले अनुभवों में अभाव या कमी होती है, या जब एक शिशु में बेसिक असंगत या अपर्याप्त रूप से मिलते हैं, तो इसका परिणाम किस मनोसामाजिक विकास में होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अविश्वास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बच्चे को दर्द का अनुभव होने से पहले या सर्जरी से पहले एनाल्जेसिया का प्रशासन ताकि संवेदी संक्रियन और परिधीय और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दर्द मार्गों में परिवर्तन को नियंत्रित किया जा सके, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे प्रीमेप्टिव एनाल्जेसिया कहा जाता है। प्रीमेप्टिव एनाल्जेसिया कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एकाएक तेज आवाज के कारण कोहनियों के मुड़ने से बाजुओं का अपहरण होता है। हाथ जकड़े रहते हैं, 4 महीने की उम्र तक गायब हो जाते हैं। नवजात शिशु में इस रिफ्लेक्स को क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्टार्टर रिफ्लेक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, जब बच्चे की एक जानलेवा बीमारी का निदान किया जाता है, लेकिन माता पिता ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि विकार मौजूद नहीं है, या बच्चे के लिए अधिक क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे इनकार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त के भीतर नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट के संचय को क्या कहा जाता है। तो एजोटेमिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कीमोचिकित्सीय दवाओं और कपाल विकिरण का एक सामान्य दुष्प्रभाव है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गंजापन। बेंजोडाइजेपाइन का उपयोग निम्नलिखित सभी कारणों से किया जाता है सिवाय एक को छेड़कर। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एंटी मेटाबोलाइट एजेंट को छोड़कर। हिप्नोटिक्स, बेहोशी को रोकने के लिए। एंटी कन्वल्सेंट, कंकाल की मांसपेशियों की ऐंठन में आराम के लिए सहायक चिकित्सा। सभी बेंजोडाइजेपाइन का उपयोग है, सिर्फ एंटी मेटाबोलाइट को एजेंट को छोड़कर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, फ्लोरोक्विनोल की निम्नलिखित सभी विशेषताएं हैं सिवाय किसको छोड़कर। तो सिवाय ऑप्शन नंबर डी, कोशिका भित्ति संश्लेषण में शामिल को छोड़कर। सकारात्मक और नकारात्मक जीवों की विस्तृत श्रृंखला के खिलाफ कार्य करना। जीवाणुनाशक, जीवाणु डीएनए प्रतिकृति के साथ हस्तक्षेप करना। तीनों फ्लोरोक्विनोल की निम्नलिखित सभी विशेषताएं हैं सिर्फ ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका भित्ति संश्लेषण में शामिल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है। निम्नलिखित में से कौन एक शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हमूलिन आर। हमूलिन आर जो है यह एक शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक एंटीहिस्टामिन है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेटिरिजाइन। सेटिरिजाइन जो है यह एक एंटीहिस्टामाइन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य या पशुओं के निदान, उपचार या टीकाकरण या अनुसंधान गतिविधियों के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी अपशिष्ट को क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बायोमेडिकल अपशिष्ट कहा जाता है। अगला है, पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट के लिए जो उपचार प्रक्रिया करनी होती है वह क्या है। तो वह ऑटोक्लेविंग और भस्मीकरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, काले रंग के बिन का उपयोग किसके निपटान के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सामान्य अपशिष्ट के निपटान के लिए काले रंग के बिन का
उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव चिकित्सा अपशिष्ट नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शॉपिंग मॉल अपशिष्ट। शॉपिंग मॉल अपशिष्ट जो है यह जैव चिकित्सा अपशिष्ट नहीं है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के चिकित्सा अपशिष्ट के लिए ऑटोक्लेविंग और माइक्रोवेविंग की जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पुनः प्रयोज्य दूषित अपशिष्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूंघने की बढ़ी हुई शक्ति को क्या कहा जाता है? सूंघने की बढ़ी हुई शक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, हाइप्रोसिमिया कहा जाता है। सूंघने की बढ़ी हुई शक्ति को हाइप्रोसिमिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्वचा का संक्रमण जो गहरे डर्मिस और चमड़े के नीचे के ऊतकों में फैलता है और बिना नुकीले किनारों के गहरे लाल एरिथेमा का कारण बनता है, जो ऊतक स्थान के माध्यम से व्यापक रूप से फैलता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कोशिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनीमिया के कारण का इलाज करने के लिए निम्नलिखित सभी तीव्र हस्तक्षेप है सिवाय किसको छोड़कर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IVIG प्रशासन को छोड़कर। रक्त आधान, एरिथ्रोपोइटिन थेरेपी, RBC रिप्लेसमेंट थेरेपी, तीनों जो है यह एनीमिया के कारण का इलाज के लिए निम्नलिखित तीव्र हस्तक्षेप हैं सिवाय IVIG प्रशासन को छोड़कर। तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, सबसे प्रभावी नेतृत्व शैली है। सबसे प्रभावी नेतृत्व शैली कौन सा होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक। अगला प्रश्न है, एक डिस्चार्ज के चार्ट और फाइलों से प्रदान की गई नर्सिंग देखभाल के मूल्यांकन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पूर्वव्यापी ऑडिट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्स रोगी असाइनमेंट का उद्देश्य क्या है? नर्स रोगी असाइनमेंट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है मरीजों को सर्वोत्तम और सुरक्षित देखभाल प्रदान करना, इसका उद्देश्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर DNA का गुण नहीं है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बड़ा आकार जो है यह वेक्टर DNA का गुण नहीं है। कफर कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? कफर कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यकृत में कफर कोशिकाएं पाई जाती है। गलत कथन चुनिए, इनमें से कौन सा गलत कथन है उसे बताना है। तो पहला कथन जो है हमारा वह एवी नोड को हृदय का पेसमेकर कहा जाता है, तो यह कथन ही हमारा गलत है। एवी नोड को नहीं, ऐसे नोड को हृदय का पेसमेकर कहा जाता है, तो पहला कथन ही हमारा गलत है। दूसरा, मानव हृदय की धड़कन मायोजेनिक होती है, यह सही है। ट्राइकस्पिड वाल्व दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य होता है, यह कथन भी सही है। लसिका में अत्यधिक श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, यह भी सही है। तो गलत कथन है इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बोमेल कैप्सूल की परत किससे बनी होती है? बोमेल कैप्सूल की परत किससे बनी होती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, स्वामस उपकला, पपड़ीदार उपकला से बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूस्टेचियन ट्यूब कम्बुकर्णी नली जोड़ती है। यूस्टेचियन ट्यूब जो है किसको जोड़ती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मध्य कर्ण से नेसोफेरिंक्स तक जोड़ती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच सके। अगला है, ब्लाइंड स्पॉट के संदर्भ में गलत कथन है। ब्लाइंड स्पॉट के संदर्भ में गलत कथन क्या होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी,
रेटिना का वह स्थान जहाँ अत्यधिक कॉन्स पाए जाते हैं। तो यह हमारा गलत कथन है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी येलो स्पॉट के बिल्कुल नीचे स्थित होता है। येलो स्पॉट पीला वर्णक बिंदु के बिल्कुल नीचे होता है, तो यह सही है। फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं अनुपस्थित होती है, यह भी सही है। ऑप्टिक नर्व के उद्भव का स्थान है, यह भी सही है। तो गलत है हमारा ऑप्शन नंबर डी, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्लोइडी लेवल। प्लोइडी लेवल के संदर्भ में विषम चुनिए। तो इसमें कौन सा विषम होगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट जो है यह इसका प्लोइडी लेवल के संदर्भ में विषम है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शुक्राणु को दक्षता कहाँ प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, स्त्री जनन पथ में शुक्राणु को दक्षता प्राप्त होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है स्तन ग्रंथि से दूध स्रावित करने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है यह स्तन ग्रंथि से दूध स्रावित करने के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न हो जाएगा न्यूट्रोफिल एवं मैक्रोफेगस। न्यूट्रोफिल एवं मैक्रोफेगस बीमारी के प्रति किस प्रकार का रोध प्रदान करते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कोशिकीय रोध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है एमीबायोसिस। एमीबियासिस का कारण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट जो है यह एमीबियासिस का कारण है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग पोल्ट्री में सर्वाधिक होता है? निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग पोल्ट्री मुर्गी पालन में सर्वाधिक होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रानीखेत। आगे देखेंगे गलत संबंध को चुनिए। इसमें गलत कौन सा है उसको हम लोग को चुन के बताना है। तो पहला है ऑक्सिन। पहला है ऑक्सिन, इसका क्या दिया हुआ है? पार्थिनोकार्पी को प्रेरित करना। ऑक्सिन हार्मोन जो है यह पार्थिनोकार्पी को प्रेरित करता है, यह तो सही है। गलत इसमें चुनने के लिए बोल रहा है तो एबीबीए है जो एब्सिसिक एसिड जो होता है विगलन को रोकना, यही हमारा गलत कथन है। ऑप्शन नंबर बी ही जो है यह गलत है। जिब्रेलिन जो है यह बीज की प्रसूतावस्था को खत्म करना, यह इसका सही कथन है। साइटोकाइलिन्स जीर्णता को रोकना, यह भी सही है। तो गलत इसमें ऑप्शन नंबर बी है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला जीन जो एक से अधिक लक्षणों पर अपना प्रभाव दिखाता है क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्लियोट्रोपिक जीन कहलाता है। जीन जो एक से अधिक लक्षणों पर अपना प्रभाव दिखाता है वह प्लियोट्रोपिक जीन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के त्रिगुणसूत्रता के कारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21वां गुणसूत्र। किसी विलयन का जल विभव होता है। किसी विलयन का जल विभव होता है हमेशा ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पादपों में जल का वह पथ कौन सा है जो कोशिकाओं के मृत भाग से होकर गुजरता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एपोप्लास्ट पथ। दाहिना फेफड़ा बना होता है। दाहिना फेफड़ा बना होता है 3 लोब्स का, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है वास्तविक पसलियों की संख्या होती है। वास्तविक पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 7 जोड़ी होती है, 7 पेयर्स होती है। आगे देखेंगे पादपों में क्लोरोसिस किसकी कमी के कारण होता है? पादपों में क्लोरोसिस किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। स्तनधारी में उत्सर्जन अंग कौन सा है? स्तनधारी में उत्सर्जन अंग कौन सा है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, फुफ्फुस। शरीर के सिपाही हैं।
शरीर के सिपाही कौन हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, श्वेत रुधिर कणिकाएं जो हैं यह शरीर के सिपाही हैं। अगला प्रश्न है, स्मरण शक्ति संबंधित है। स्मरण शक्ति संबंधित है किससे? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्रमस्तिष्क से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि में हार्मोन के वहन के लिए नलिकाएं होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका कोशिका। पौधों का कौन सा भाग फल में विकसित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडाशय। पौधों का अंडाशय वाला भाग जो है यह फल में विकसित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लैंगिक संचारित रोग नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुष्ठ रोग जो है यह लैंगिक संचारित रोग नहीं है। आगे देखेंगे, पौधों का जो भाग दूसरे पौधों के ऊपर आरोपित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कलम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इष्ट जनन करती है, मुकुलन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। एड्स की जांच के लिए किए जाने वाला परीक्षण कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलिसा परीक्षण जो है एड्स की जांच करने के लिए किया जाने वाला परीक्षण है। अंगूर व गुलाब को व्यापारिक स्तर पर उत्पन्न करते हैं, कर्तन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए का एकलक है। डीएनए का एकलक क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियोटाइड। डीएनए का एकलक है न्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्यों में गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या कितना होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 46। जोड़ों की संख्या 23 होती है और टोटल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइए। मनुष्य में गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या 23 जोड़ी की होती है और टोटल 46 होती है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जैव अनुवांशिक नियम। जैव अनुवांशिक नियम निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने प्रतिपादित किया। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सा रोग व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुकवर्म बीमारी जो है व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित है। जनसंख्या के सांख्यिकीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, डेमोग्राफी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वातस्फीति एक पुरानी बीमारी है जो प्रभावित करती है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, फेफड़े को प्रभावित करती है। दो आनुवंशिक रूप से भिन्न जीव निम्न के कारण समान अनुकूलन दिखते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अभिसारी विकास। अगला प्रश्न है, एक ड्रग एडिक्ट निम्नलिखित में से किस प्रकार के विनिवर्तन लक्षण को दिखाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। केवल तनाव, केवल कंपन और केवल मितली और पसीना एक ड्रग एडिक्ट में से विनिवर्तन लक्षण को दिखाता है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, गर्भनाल का अंतःस्रावी कार्य होता है। गर्भनाल का अंतःस्रावी कार्य होता है और यह कई हार्मोन पैदा करता है। तो निम्नलिखित में से कौन गर्भावस्था के पश्च चरण में उत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिलैक्सिन हार्मोन। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी एएनएम छात्राओं के पास हमारा वीडियो पहुंच सके और हमारे वीडियो का लाभ उठा सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।